You admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। सीरियल किलर सबसे ज्यादा डरावने लोगों में से एक होते हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनके अपराध कितने आघात हो सकते हैं ये कोई नहीं जानता। कई सीरियल किलर एक खास तरह के शिकार की तलाश करते हैं, जबकि दूसरे सीरियल किलर किसी भी तरह के व्यक्ति को अपना शिकार बना लेते हैं। एक चीज जो सीरियल किलर को इतना डरावना बनाती है वो है कि कोई भी उनका शिकार बन सकता है और अपराध आमतौर पर मायावी और अज्ञात होते हैं। सबसे बुरे सीरियल किलर में से कई तो आपके पड़ोसी या आपके साथ काम करने वाला महज एक आम इंसान हो सकता है जिस पर कभी भी किसी इंसान की हत्या करने का संदेह नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में आप 10 ऐसे डरावनी सीरियल किलर की इंटरव्यूज देखोगे जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. नंबर 5 पर है जॉन वेन गेसी। जॉन गेसी एक अमेरिकी सीरियल किलर था जिसने शिकागो के पास नॉर्वुड पार्क टाउनशिप में कम से कम 33 युवा पुरुषों और लड़कों का बलात्कार किया, उन्हें प्रताड़ित किया और उनकी हत्या कर दी। अपने अपराधों की खोज से पहले एक जोकर के रूप में अपने सार्वजनिक प्रदर्शनों के कारण वह किलर क्लाउन के रूप में जाना जाने लगा। गेसी ने अपने सभी ज्ञात हत्याओं को अपने घर के अंदर ही किया। आमतौर पर वह किसी पीड़ित को फुसलाकर अपने घर पर बुलाता था और जादू की चाल दिखाने के बहाने उन्हें हथकड़ी पहना देता था। फिर वह अपने शिकार को गला घोंटकर मारने से पहले अपने बंदी का बलात्कार करता और उसे प्रताड़ित करता था। उसने अपने घर के बेसमेंट में 26 पीड़ितों को दफनाया था और 3 को अपने घर के बाहर दफनाया था। 4 विक्टिम को अपने घर के पास एक नदी में फेंक दिया था। गेसी को इससे पहले 1968 में एक बच्चे के साथ रेप करने का दोषी पाया गया था और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने 18 महीने ही जेल में काटे। उसने 1972 में अपने पहले शिकार की हत्या की, 1975 के अंत तक 2 और लोगों की हत्या की और 1976 में अपनी दूसरी पत्नी से तलाक के बाद कम से कम 30 लोगों की हत्या की। डेस्प्लेन्स के बेटे रॉबर्ट पिएक्ट के लापता होने की जांच के कारण 21 दिसंबर 1978 को गेसी को गिरफ्तार किया गया। उसकी 33 हत्याओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी इतिहास में सबसे अधिक हत्याओं के लिए इसे सजा दी गई। गेसी को 13 मार्च 1980 को मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे 10 मई 1994 को स्टेट विले करेक्शनल सेंटर में लीथल इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। नंबर 4 पर है टेड बंडी। समय किसी भी इंसान को बदल सकता है। रॉबर्ट बंडी एक अमेरिकी सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक में दर्जनों युवतियों और लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या की थी। एक दशक से अधिक समय तक इनकार करने के बाद उसने 1974 और 1978 के बीच 7 राज्यों में की गई 30 हत्याओं को कबूल किया। उसके वास्तविक पीड़ितों की संख्या अज्ञात है। बंडी की कार्य प्रणाली में आमतौर पर वो अपने लक्ष्य को यह विश्वास दिलाता था कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है और उससे सहायता की आवश्यकता है। फिर वो अपने शिकार को एक सुनसान जगह पर खड़ी गाड़ी में फुसलाता था जिस पर वह उसे बेहोश कर देता था। फिर उसे हथकड़ी से बांध देता था और फिर अपने शिकार को यौन उत्पीड़न और हत्या के लिए एक दुरुस्त स्थान पर ले जाता था। बंडी अक्सर उन लोगों के शवों को देखता था जिन्हें उसने अगवा किया है, शवों को संवारता था और उन पर यौन क्रियाएं करता था जब तक कि जंगली जानवरों द्वारा सड़ने और नष्ट होने के कारण आगे की बातचीत असंभव नहीं हो जाती। उसने कम से कम 12 पीड़ितों का सर काट दिया था। उनके कटे हुए सिर को अपने अपार्टमेंट में यादगार के तौर पर रखता था। कुछ मौकों पर बंडी रात में घरों में घुस जाता था और अपने पीड़ितों की उनकी नींद में पीटता, अपंग बनाता, गला घोटता और या उनका यौन उत्पीड़न करता था। 1975 में बंडी को यूटा में गंभीर अपहरण और आपराधिक हमले के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वह कई राज्यों में अनसुलझे हत्याकांडों की एक लंबी सूची में संदिग्ध बन गया। कोलोराडो में हत्या के आरोपों का सामना करते हुए बंडी ने 2 बार भागने की योजना बनाई और 1978 में फिर से पकड़े जाने से पहले फ्लोरिडा में 3 हत्याओं सहित अन्य हमले किए। फ्लोरिडा हत्याकांड के लिए उसे 2 मुकदमों में 3 मौत की सजा मिली और 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा स्टेट जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर उसे मार दिया गया। बायोग्राफर एंड्रूल ने बंडी को एक क्रूर समाजोपत के रूप में वर्णित किया जो दूसरे इंसान के दर्द और अपने पीड़ितों पर नियंत्रण से आनंद लेता था, मृत्यु तक और उसके बाद भी। उसने एक बार खुद को द मोस्ट कोल्ड हार्टेड सन ऑफ ए बिच यू विल एवर मीट बताया था। अटॉर्नी पॉली नेल्सन जो टेड की लॉयर थी, उसने कहा था टेड वॉज द वेरी डेफिनेशन ऑफ हार्टलेस एविल। नंबर 3 पर है रिचर्ड रमेरा। Who are you? Just a guy.
just a guy. रिचर्ड रमेरा एक अमेरिकी सीरियल किलर और यौन अपराधी था जिसकी हत्याओं का सिलसिला ग्रेटर लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में हुआ था। अप्रैल 1984 से अगस्त 1985 तक रमेरा ने चोरी, डकैती और किडनैपिंग से कम 14 लोगों की हत्या की। उसके अपराध आमतौर पर दोपहर में होते थे, जिसके कारण उसे नाइट स्टॉकर या वॉक इन किलर कहा जाने लगा। उसे 1989 में दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 2013 में फांसी की प्रतीक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। रमेरा के अपराधों पर उसके साथ हुए चाइल्ड अब्यूज का बहुत बड़ा प्रभाव था। अपने पिता द्वारा अक्सर दुर्व्यवहार किए जाने के कारण उसने अपने शुरुआती और मध्य किशोरावस्था में एक बड़े चचेरे भाई से भयानक और भयावह रुचियां विकसित करना शुरू कर दिया, जिसने उसे सैन्य कौशल सिखाया, जिसका उपयोग उसने बाद में अपनी हत्याओं के दौरान किया। उसने शैतानवाद और रहस्यवाद में भी गहरी रुचि विकसित की। जब तक वह 22 साल की उम्र में टेक्सास में अपना घर छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया, तब तक रमेरा अक्सर कोकीन का सेवन करने लगा था। रमेरा अक्सर अपनी नशीली दवाओं की लत को पूरा करने के लिए चोरी करता था, जिनमें से कई को तो वो मार देता था। 14 महीने के दौरान ग्रेटर लॉस एंजलिस और बाद में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के निवासियों को हत्या के इस होड़ ने आतंकित कर दिया। हालांकि उसकी पहली ज्ञात हत्या अप्रैल 1984 की शुरुआत में हुई थी। यह अपराध रमेरा से जुड़ा नहीं था, न ही यह 2009 तक उसके द्वारा किया गया था। रमेरा ने कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें हैंडगन, विभिन्न प्रकार के चाकू, एक माचे, एक टायर आयरन और एक पंजे वाला हथौड़ा शामिल था। उसने अपने कई पीड़ितों को मुक्का मारा, पिस्तौल से मारा और गला घोट दिया, दोनों अपने हाथों से और एक मामले में एक लिगेचर से। एक पीड़ित की उसकी नींद में कुचलकर मार डाला और एक अन्य को जीवित इलेक्ट्रिक कोड से झटका देकर प्रताड़ित किया। रमेरा को अक्सर अपने पीड़ितों को अपमानित करने में भी मजा आता था, खासकर उन लोगों को जो उसके हमलों से बच गए थे या जिन्हें उसने स्पष्ट रूप से नहीं मारने का फैसला किया था। 1989 में रमेरा को 13 हत्या, 5 हत्या के प्रयास, 11 यौन उत्पीड़न और 14 चोरी के मामलों में दोषी ठहराया गया था। जिस न्यायाधीश ने उसकी 19 मौत की सजा को बरकरार रखा, उसने टिप्पणी की कि उसके कामों में किसी भी मानवीय समझ से परे क्रूरता, निर्दयता और धृष्टता प्रदर्शित हुई। रमेरा ने अपने अपराधों के लिए कभी कोई पछतावा नहीं जताया। कैलिफोर्निया की मौत की कतार में फांसी की प्रतीक्षा करते समय 7 जून 2013 को बीसेल लिम्फोमा की जटिलताओं के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 2 पर है जाफरी लियोनेल डैमर। I had this reoccurring fantasy of meeting a hitchhiker on the road and of taking him hostage and doing what I wanted. जाफरी डैमर, जिसे मिल्कॉय कैनिबल या मिल्कॉय मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी सीरियल किलर और यौन अपराधी था, जिसने 1978 से 1991 तक 17 पुरुषों और लड़कों के साथ बलात्कार, हत्या और अंग भंग की वारदातों को अंजाम दिया था। उसके बाद की गई हत्याओं में नेक्रोफिलिया, कैनिबलिज्म और विक्टिम को मारने के बाद उसके शरीर के अंगों को प्रिजर्व करके रखता था और उसे बाद में खाता भी था, आमतौर पर कंकाल का पूरा या आंशिक भाग। हालांकि उसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर होने का पता चला था, लेकिन डामर के उसके कानूनी ट्रायल में स्वस्थ पाया गया। विस्कॉसिन में उसके द्वारा की गई 16 हत्याओं में से 15 के लिए उसे दोषी ठहराया गया और 15 फरवरी 1992 को उसे 15 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में उसे 1978 में ओहायो में की गई एक अतिरिक्त हत्या के लिए आजीवन कारावास की 16वीं सजा सुनाई गई। 28 नवंबर 1994 को कोलंबिया सुधार स्थान में एक साथी कैदी क्रिस्टोफर स्कावर ने डैमर की पीट कर हत्या कर दी। नंबर 1 पर है जैक द रिपर। जैक द रिपर एक ऐसा सीरियल किलर था जो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल जिले के आसपास के बड़े पैमानों पर गरीब इलाकों में सक्रिय था। आपराधिक मामलों की फाइलों और समकालीन पत्रकारिता के खातों में हत्यारे को व्हाइट चैपल मर्डर और लेदर एप्रन कहा जाता था। जैक द रिपर के नाम पर किए गए हमलों में आमतौर पर लंदन के ईस्ट एंड की झुग्गियां में रहने वाली और काम करने वाली महिलाएं वेश्याएं शामिल थी, जिनका पेट काटने से पहले गला काट दिया जाता था। यह मामला अंग्रेजी अपराध के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे रहस्यों में से एक है। 3 पीड़ितों के आंतरिक अंगों को निकालने से यह अनुमान लगाया गया कि किलर को कुछ शारीरिक या शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी थी। सितंबर और अक्टूबर 1888 में हत्याओं के आपस में जुड़े होने की अफवाह तेजी हो गई और मीडिया आउटलेट और स्कॉटलैंड यार्ड को एक लेखक से पत्र प्राप्त हुए जो खुद को हत्यारा बता रहा था।
जैक द रिपर नाम की उत्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र से हुई जिसने खुद को हत्यारा होने का दावा किया था। इसे मीडिया में प्रसारित किया गया था। माना जाता है कि यह पत्र एक धोखा था और हो सकता है कि पत्रकारों ने कहानी में रुचि बढ़ाने और अपने समाचार पत्रों के प्रसार को बढ़ाने के प्रयास में इसे लिखा हो। व्हाइट चैपल विजिलेंट कमेटी के जॉर्ज लुस को प्राप्त फॉर्म हेल पत्र में एक संरक्षित मानव किडनी का आधा हिस्सा था, जिसे कथित तौर पर पीड़ितों में से एक से लिया गया था। लोगों का मानना था कि जैक द रिपर नामक एक सीरियल किलर था, जिसका मुख्य कारण हत्याओं की असाधारण क्रूर प्रकृति और घटनाओं के मीडिया उपचार थे। व्यापक समाचार पत्रों के कवरेज ने रिपर को व्यापक और अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी दी और किंवदंती मजबूत हुई। 1891 तक व्हाइट चैपल में 11 क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला की पुलिस जांच सभी हत्याओं को 1888 की हत्याओं से निर्णायक रूप से जोड़ने में असमर्थ रही। 5 विक्टिम मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडो और मैरी जेन केली को कैनोनिकल 5 के रूप में माना जाता है। 31 अगस्त से 9 नवंबर 1888 के बीच उनकी हत्याओं को अक्सर सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। हत्याओं का कभी पता नहीं चला और जो लोग इसमें शामिल थे वो भी मात्र एक हिस्टोरिकल रिसर्च का हिस्सा बनकर रह गए और रिपर केस को स्टडी करने का एक अलग नाम ही दे दिया गया, रिपरलॉजी। रिपर की पहचान के बारे में अब 100 से अधिक परिकल्पनाएं हैं और हत्याओं ने कई काल्पनिक कृतियों को प्रेरित किया है। ये थे 5 सीरियल किलर्स जो इंसानी दिमाग में कोई हैवान बस रहा था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।